हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। जो विगत 20 से 25 वर्षों में हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके हम उनको देख रहे हैं। हमारा जो टारगेट है यूपीएसआई में अधिक से अधिक प्रश्नों का करना। यदि आप पिछली सीरीज को न देखे हो तो उसको अवश्य देख लें। चलिए हम यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आज की क्लास आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। इसमें बताना है कि बहुविकल्प का कौन सा विकल्प अनुचित है। ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ, ऑप्शन बी विधियाँ, ऑप्शन सी नीतियाँ, ऑप्शन डी रीतियाँ। इसमें जो अनुचित बताना है दोस्तों, तो हमारा अनुचित ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? अशुद्ध है, अनुचित है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। इसमें गलत विकल्प बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बादल का दिया है मेघ वायु समीर, ऑप्शन बी युद्ध का रण संग्राम समर, ऑप्शन सी का साहचर का संगी साथी दोस्त, मत्स्य का मछली मीन मकर। इसमें जो है सभी के पर्यायवाची दिए गए हैं। इसमें सभी के पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यह अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी कृति है। इसमें पूछा है कि कल सुनना मुझे, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए धूमिल, बी श्रीलाल शुक्ल, सी भीष्म साहनी, डी यशपाल। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है धूमिल, ऑप्शन नंबर ए। कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? धूमिल जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। इसमें शुद्ध वाक्य में देखना है हमें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चुनना है। किसको चुनना है? जो वाक्य अशुद्ध है उसे हमें चुनना है। ऑप्शन नंबर ए हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ऑप्शन नंबर बी मुझे वही सामान लेना है, ऑप्शन नंबर सी कल तुमको कहाँ जाना है, ऑप्शन नंबर डी जिसे देखो वह व्यस्त है। तो इसमें जो अशुद्ध है दोस्तों वह है कल तुमको कहाँ जाना है। इसके स्थान पर कल तुम्हें, इसमें सर्वनाम संभवी क्या है? गलतियाँ हैं। कल तुम्हें कहाँ जाना है होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। इसमें जो 4 रचनाएं दी गई है दोस्तों, उसमें 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। एक ऐसी कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। जैसे ऑप्शन ए यामा, बी चिदम्बरा, सी बुनी हुई रस्सी, डी उर्वशी। तो इसमें जो दोस्तों बुनी हुई रस्सी है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, बाकी तीनों क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। हमारा अगला प्रश्न है, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्पों में कौन सा है। तो इसमें पुजारी का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए पुजारिन, बी पुजराइन, सी पुजारिन, डी पुजारीन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पुजारिन। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुण के विपरीत नाम इसके अर्थ को दर्शाता उपयुक्त लोकोक्तियाँ का चयन कीजिए। इसमें ऐसी लोकोक्ति चुनना है जो गुण के विपरीत नाम को दर्शाए। ऑप्शन नंबर ए आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी आँख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन सी अंधों में काना राजा, ऑप्शन डी अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है आँख का अंधा नाम नयन सुख। क्या? नाम के विपरीत होना। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। इसमें बताना है नृप के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी भूप और महीप। भूप और महीप क्या है? नृप के समानार्थी शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
बूंद बूंद ते घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्तियाँ पूरी कीजिए। इसमें देखिए बूंद बूंद ते घट भरे, इसके आगे हम क्या भरें कि ये लोकोक्तियाँ पूरी हो जाए। ऑप्शन नंबर ए टपकत रीतो होए, ऑप्शन बी घट भरे सो टपकत जाए, ऑप्शन सी घट भरे सो खाली होए, ऑप्शन डी घट रीतो होए। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है टपकत रीतो होए। बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्साह वास्तव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की मिलीजुली अनुभूति है। इसमें क्या ऐसा विकल्प हम भरें कि हमारा वाक्य पूर्ण हो जाए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो दिया है कर्म और फल, ऑप्शन बी कर्म और कर्तव्य, ऑप्शन सी कर्म फल और कर्म, ऑप्शन डी धर्म और अधर्म। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिली जुली अनुभूति है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानना है। इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि निम्न में से विभक्ति संबंधी त्रुटि कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, रामा घर को जाती है, ऑप्शन बी राधा बाजार जाती है, ऑप्शन सी राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ऑप्शन डी राम घर जाता है। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों वह है रामा घर को जाती है। ये क्या है, इसमें विभक्ति संबंधी क्या है, अशुद्धियाँ हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, असंगत बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हरिधन याली, ऑप्शन बी अभिधन यान, ऑप्शन सी उपधन हार, ऑप्शन डी पत्थर धन ईला। तो इसमें जो हमारा असंगत विकल्प है दोस्तों वह है पत्थरधर ईला, पत्थरधर ईला नहीं होता। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक रिक्त स्थान सिखाता है कि आपस में रिक्त स्थान से रहो। इसमें हमें ऐसे विकल्प को चुनना है जो वाक्य को पूर्ण कर दे। देखिए ऐसे प्रश्न यूपीएससी में बहुतायत में पूछे गए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आप इसमें शब्द ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हम कौन सा वाक्य भी इसमें भरें कि हमारे वाक्य पूर्ण हो जाएं। इसके लिए आप जो इसमें पहले पेपर सॉल्व किए गए हैं और जो देखे जाएंगे उसी के आधार पे सभी को कंप्लीट करिए, जिससे हमारे सभी पाठ्यक्रम कंप्लीट हो सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है धर्म भाईचारे, ऑप्शन बी व्यक्ति स्वार्थ, ऑप्शन सी समाज और मित्रता, ऑप्शन डी व्यक्ति और मिलजुल। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे। इसमें पूछा है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी हंस, सी सरस्वती, डी सुधा वर्षा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के क्या थे, संपादक थे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है। इसमें नागार्जुन की रचनाओं को दिया गया है जिसमें से एक नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, वह कौन सा है बताना है। ऑप्शन नंबर ए उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन बी बादलों को घिरते देखा है, ऑप्शन सी तुमने कहा था, ऑप्शन डी पुरानी जूतियों का कोरस। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए, उस जनपद का कवि हूँ। ये क्या नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है, बाकी तीनों बादलों को घिरते देखा, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ये क्या है नागार्जुन जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। इसमें संदेह का बताना है कि संदेह अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ऑप्शन बी एक रम्य उपवन था
नंदन वन सा सुंदर। ऑप्शन सी, यह काया है या शेष उसी की छाया। ऑप्शन डी, रति सम रमणी मूर्ति राधा की। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा यह काया है या शेष उसी की छाया। इसमें क्या है, ये भ्रांति की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। हमको बताना है दोस्तों ये जो आधे अधूरे हैं रचना है ये नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है कि उपन्यास है। तो ये दोस्तों आधे अधूरे जो विधा है वो नाटक की विधा है। क्या है, नाटक। आधे अधूरे एक नाटक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंडी और शीतलहर से रिक्त स्थान जीवन अस्त व्यस्त हो गया। दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करना है। इसमें भी देखिए मित्रों, ऐसे विकल्प का चयन करना है कि वाक्य हमारा पूर्ण हो जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति, बी जन, सी व्यक्तिगत, डी लोक। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा जन। पिछले 2 दिनों से पड़ रही ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए ये क्या है, आपकी भाषा शुद्धता। यदि हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो भाषा शुद्धता जानना ही चाहिए। इसके लिए हम बहुत से वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं, उसको आप देखते रहिए। हिंदी आपकी क्या है, पूर्णतः कंप्लीट करने का हमारा प्रयास है। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। हमें पूर्ववर्ती का विलोम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वज, बी परव्रत, सी पूर्वव्रत, डी परवर्ती। तो इसमें जो पूर्ववर्ती का विलोम है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, परवर्ती होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। यहाँ क्रिया का रूप बताना है। ऑप्शन नंबर ए कर्मक क्रिया, बी आज्ञार्थ क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कार्य खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। क्या कहलाता है, इसमें जो ऑप्शन दिया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ, बी अदम्य, सी दम्य, डी दामनी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। देखिए दोस्तों हम आपको बताए थे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही क्या होता है, विशेषण होते हैं। तो इसमें संज्ञा क्या है, खिलौने, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, ढेर सारे। और ढेर सारे बताने की वजह से ये कौन सा विशेषण होगा दोस्तों, ढेर सारे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। देखिए ढेर सारे क्या है दोस्तों, ये निश्चित नहीं है और ये इनको गिना भी जा सकता है क्योंकि ये खिलौने हैं, इसलिए ये किसके उदाहरण हो गए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गायिका शब्द का बहुवचन है, हमें गायिका शब्द का बहुवचन बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए गायक, बी गायिकाएं, सी गायिकाएं, डी गायिकाओं। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी गायिकाएं। क्या होगा, गायिकाएं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर आने वाली पीढ़ियों को भी दिए। इसमें देखिए ऐसे क्या है, शब्दों का, सही शब्दों का चुनाव करना है जिससे हमारे वाक्य पूरे हो जाए। आप देख रहे हैं इस तरीके बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों और इसलिए बहुत ही आसान होते हैं। यदि आप थोड़ी भी समझ हिंदी की रखते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों वो सीमित भविष्य में
बी छुपा आगे, डी सीमित अपनी, डी नियत अपने। तो इसमें जो हमको भरना है दोस्तों वह है राइट ऑप्शन सी। क्या है? सी। उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिए। ये किसकी बात कर रहे हैं? चाणक्य की बात कर रहे हैं कि चाणक्य ने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द को बताना है। जो उत्कंठा शब्द है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए कौतूहल, कौतुक, ऑप्शन बी हर्ष और प्रमोद, ऑप्शन सी उत्सुकता, बी अभिलाषा और ऑप्शन डी विराम और विलंब। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उत्कंठा का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? उत्सुकता और अभिलाषा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात जो कहानी है दोस्तों उसके लेखक कौन हैं? देखिए ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं जिनके जो क्या है थोड़ा अलग दिखती है, उसे ज़रूर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अलका सरावगी, ऑप्शन बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन सी दीप्ति खंडेलवाल, ऑप्शन डी उषा राज। तो इसके जो एक मुलाकात के लेखक हैं दोस्तों आपको हम बताएं वो है उषा राज। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? उषा राज। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखिए बघेली बोली का क्षेत्र पूछ लिया है। ऑप्शन नंबर ए सिलीगुड़ी, बी रांची, सी जोधपुर, डी जबलपुर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? जबलपुर। क्या होगा? जबलपुर क्षेत्र में, क्योंकि बघेली जो है दक्षिणी यूपी और एमपी से लगे क्षेत्रों में बोली जाती है और जबलपुर के क्षेत्रों में भी क्या है बहुतायत में बघेली का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प है। इसमें देखिए ऐसा विकल्प चुनना है जो लिंग परिवर्तन सही हो, जैसे सम्राज्ञी का सम्राट, रानी का राज, कवियत्री का कवि, ठाकुराइन का ठाकुर। तो इसमें हमें बताना है कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राज्ञी का सम्राट होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो इसमें बताना है कि जो मिठाई है शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो इसमें जो ये मिठाइयाँ हैं दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर डी जो मिठाइयाँ हैं उसी का क्या है? एक वचन है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनकी हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? देखिए दोस्तों ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में प्रयोग कर दिए जाने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं सभी वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि ऐसे प्रश्नों की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तत्सम कहा जाता है। और जो संस्कृत से हिंदी में आए और परिवर्तन के साथ आए उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उषा उदास आती है इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उषा उदास आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों उपमा, बी मानवीकरण, सी यमक, डी विभावना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह होगा मानवीकरण। क्या होगा? मानवीकरण। उषा उदास आती है में अलंकार कौन सा है? मानवीकरण। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा विकल्प का जोड़ा है जो अनुचित है। जैसे अनुराग का विराग, कटु का मधुर, उन्नत का उन्नति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। तो इसमें जो अनुचित है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, उन्नत दिया है यहाँ पे उन्नति पूछा है। ये क्या है? गलत है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों,
पैसे दिया है, पैसे से प्रश्न पूछे हैं, पैसे से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, मंत्र मुग्ध के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरित, बी अचंभित, सी मोहित, डी तृप्त। तो देखिए दोस्तों, जो मंत्र मुग्ध है इसके स्थान पे हम मोहित शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ऐसा अलंकार बताना है दोस्तों जो भ्रांतिमान का उदाहरण हो। ऑप्शन ए, ये है सरस ओस के बूंदे या मंजुल मोती, बी एक रम्य उपवन था नंदवंद सा सुंदर, डी वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, डी ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। तो इसमें बताना है कौन सा भ्रांतिमान का उदाहरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? डी हमारा सही है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। जो हंसिनी है वो क्या, ओस की जो बूंदे हैं उसको मोती जानकर चुंग रही है। यहाँ पे भ्रम की स्थिति है, तो क्या होगा? भ्रांति मान होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें बताना है दोस्तों, अपनी जड़ जमा लेना जो मुहावरे हैं उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आस जगाना, ऑप्शन बी स्थिति डांवाडोल करना, ऑप्शन सी स्थिति हिला देना, ऑप्शन डी स्थिति मजबूत करना। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वह है क्या? स्थिति मजबूत करना, अर्थात अपनी जड़ जमा लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अब तो बहुत समय सिला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें बताना है दोस्तों, तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा, इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा, डी यमक। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। देखिए यहाँ पे उपमा दी जा रही है, तब तो बहता समय सिला सा जग जाएगा, सिला सा जग जाएगा। देखिए एक दूसरे से क्या उपमा की बात हो रही है। हमारा इसमें राइट कौन सा होगा? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप होगा? जो ये वाक्य दिया है दोस्तों, छात्र स्कूल गए थे, इसमें बताना है कि भूतकाल के जो भेद होते हैं उसमें कौन सा भेद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी संदिग्ध भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों पूर्ण भूतकाल, क्योंकि देखिए छात्र स्कूल गए थे अर्थात ये बीती हुई समय की बात है और कार्य भी क्या है? पूर्ण हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 में और ना 13 में, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है दोस्तों कि जो ना 3 में है ना 13 में, उस मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अनावश्यक, बी बुरा, सी तुच्छ, डी महत्वहीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा? महत्वहीन। कहते हैं ना 3 में न 13 में। ये हमारे कंप्लीट यूपीएसआई 2017 में पूछे गए 40 प्रश्न हैं दोस्तों। इसी तरीके हम क्या है एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं जिसमें हम लगभग 25 वर्षों तक यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी सीरीज को अवश्य देखें। धन्यवाद।